तो देखिए, ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन और अब जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। और एबीपी न्यूज उन सभी खिलाड़ियों को, उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन उन खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने एक लंबी मेहनत, एक लंबा समय अपने खेल को दिया और वो मुकाम हासिल किया कि आज हम और आप यहाँ बैठकर गर्व महसूस कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका मनोज मुंतशिर एबीपी न्यूज पर। थैंक यू शेरी, थैंक यू। मनोज जी, शुरुआत, क्योंकि देखिए आपको तो शब्दों का जादूगर कहा गया है। आपके जब भी शब्द निकलते हैं तो दिलों को छू जाते हैं। और आज तो मौका इतना बड़ा है, ओलंपिक में हमारे भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। कैसे कहेंगे आप इसे? बहुत बड़ा दिन है। मैं अपने देशवासियों से एक पहले अपील करना चाहूँगा, मैं एबीपी न्यूज़ के ज़रिए, कि जिस शिद्दत के साथ आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत 2 बार सेलिब्रेट की है, इस बार जब आप जश्न मनाएं नीरज चोपड़ा की जीत का और ओलंपिक की जो टैली है हमारी, जो हमने पिछले साल से ज़्यादा इस बार हम मेडल्स लाए, तो ये जीत किसी भी हालत में हमारी क्रिकेट जीत से कम नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक ही मेयार है नापने का, आपके पास एक ही पैरामीटर है कि क्या हम उतने उत्साह के साथ, उतने जोश के साथ, उतने जज्बे के साथ सेलिब्रेट कर पाए ओलंपिक की जीत जितना हम क्रिकेट करते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मनोज मुंतशिर का उत्साह क्या कह रहा है? मतलब मैं कोई गीत, कोई शब्द ऐसे कहना चाहें, कोई कविता कहना चाहें, आप क्या कहेंगे आज के दिन? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि फेंक के भाला आसमान के 2 टुकड़े कर देते हैं। फेंक के भाला आसमान के 2 टुकड़े कर देते हैं, फिर से साबित हुआ कि हम राणा प्रताप के बेटे हैं। हमारा इतिहास है, भाला फेंकने का इतिहास भारतवर्ष में सदियों पुराना है। राणा प्रताप का भाला कहते हैं इतना बड़ा था कि एक आम आदमी उसको उठा नहीं सकता था, फेंकना दूर की बात है। आज जब नीरज चोपड़ा ने ये किया है तो मुझे भारत की अस्मिता पे, भारत के गौरव पे और भारत का जो वैभवशाली अतीत है, सब पे गर्व हो रहा है। मैं समझता हूं कि नीरज चोपड़ा की जीत सिर्फ एक दिन की, उसने हमें इतना जांबाज बेटा दिया है, उसने हमें ये शेर दिया है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा आप कह भी रहे हैं कि मतलब ये कोई एक दिन की जीत नहीं है, एक लंबी और एक लंबा अरसा रहा होगा इन खिलाड़ियों का, जब इन्होंने खून पसीना अपना एक किया होगा, जिसके बाद आज हमें और आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। तो मैं उन लोगों के भी बारे में उन खिलाड़ियों के बारे में भी बात करना चाहूँगी। मीराबाई चानू से शुरुआत हुई और उसके बाद हम गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को देख रहे हैं। कल ही के दिन बजरंग पुनिया ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो देश के नाम किया। उनके लिए भी कुछ कहेंगे? ये सब हमारे वो हीरोज हैं जो मैं बहुत खुश हूं कि अब हाईलाइट होके पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि जो इंडिया की अंदरूनी ताकत है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 1-2 खेलों में आगे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी खेलों पे हम मेहनत नहीं करते। अब हमारी ताकत पूरी दुनिया के सामने आ रही है। मैं बहुत खुश हूं कि हमने 123 साल का जो ओलंपिक का सफर है उसका सबसे शानदार जो प्रदर्शन है इस बार किया। सिल्वर से शुरू किया, हम गोल्ड तक पहुंचे, और इससे बड़ा क्लोजर क्या हो सकता है कि आज जब पूरी दुनिया में अगर आप गूगल सर्च करें जाके, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो चाहे मीरा हों, वो चाहे नीरज हों, हमारे प्लेयर्स का नाम टॉप पे आ रहा है लिस्ट में गूगल सर्च में। आई एम अ प्राउड इंडियन। इससे ज्यादा गर्व का दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, आज हर भारतीय के लिए, हर इंडियन के लिए गर्व करने का दिन है। अच्छा मनोज जी, मैं अब उस गीत की बात कर लेती हूँ जो गीत आपका सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में गुनगुनाया जाता है। और देखिए, हमारे तो देश की मिट्टी के खिलाड़ियों ने विदेशों में जाके, टोक्यो में जाकर भारत का नाम ऊंचा किया है। तेरी मिट्टी, अगर आप कुछ उसकी लाइन सुनाना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें, आज के दिन से ज्यादा बेहतर तो कोई दिन हो ही नहीं सकता। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे शीरीन के, ये जो जीत है ना, वो एक दिन की मेहनत से नहीं आती, एक दिन की जिद से नहीं आती। ये पता नहीं कितना लंबा संकल्प है, और जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। इनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, इन खिलाड़ियों की भी जिंदगी है, लेकिन ये सब कुछ ताक पे रख देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि इनको वो मेडल चाहिए होता है देश के लिए। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। तो ये इनका हौसला है, और इनकी कुर्बानी के लिए मैं समझता हूं कि मैं तेरी मिट्टी की वो लाइनें फिर से
पूरी दुनिया के सामने कहना चाहूंगा कि ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां। इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावां। तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक बात शीरी जी, ये मैं ऐलानिया तौर पे कह रहा हूं, ये मैं पहले भी बिलीव करता था, लेकिन अब आप देखें इशारे मिलने शुरू हो गए। अब पूरी दुनिया इस पे बिलीव कर रही है कि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। ये भारत का युग है, ये भारत का स्वर्णिम युग है। नीरज चोपड़ा के जीते हुए गोल्ड से ये बात साबित हो चुकी है और सार्थक हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इन खिलाड़ियों ने वो साबित करके दिखाया है कि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, इतिहास आगे लिखना अभी और भी बाकी है। अच्छा मनोज, मैं देख रही थी आपके सोशल मीडिया पर जाकर कि आप हॉकी को लेकर भी आपने कई ट्वीट किए, उसको लेकर भी कुछ लाइनें आपने लिखी, वो मैच भी शायद आप देख रहे थे उसको लेकर, क्योंकि हॉकी में नया आयाम लिखने की अब हम तैयारी कर रहे हैं और हमने लिखा है, चाहे हमारी विमेंस टीम हो चाहे हमारी मेंस टीम हो। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हॉकी तो हमारा गुरु रही है शुरू से, मैं ये समझता हूं। अब मैं इस बिल्कुल विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि क्रिकेट एक विदेशी खेल है या हॉकी देशी खेल है, इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है कि मेजर ध्यानचंद ने जो गौरव, जो गरिमा वो भारत के लिए लेके आए, हमने हॉकी को भुला दिया था। ये मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। और उससे ज्यादा खुशी, उस दुख से दुगनी खुशी मुझे इस बात की है कि अचानक एक ऐसी हवा बनी है, एक ऐसा माहौल बना है कि मेरा बेटा मुझसे आके कह रहा है। एक्चुअली ये हुआ जब ओलंपिक टीम ने ये मेडल जीता हमारी, तो मेरा बेटा जो 10 साल का है वो मुझसे आके कह रहा है कि पापा मैं सॉकर नहीं लेना चाहता, मैं हॉकी ट्राई करूं क्या, बिकॉज आई थिंक हॉकी इज वेरी कूल। सो हॉकी हैज बिकम कूल। कांग्रेट्स मेन एंड वुमेन ऑफ इंडिया, आपने हॉकी को कूल बना दिया। बिल्कुल। महिला खिलाड़ियों की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी निराश और उदास नजर आ रही थी, लेकिन पूरा भारत उन पर गर्व कर रहा है। वो थोड़ा सा हतोत्साहित जरूर हुई, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हॉकी को आप कह रहे हैं कि हॉकी की चर्चा अब हो रही है, अब वाकई हॉकी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है खेलों के लिए, एक बात हमें ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हॉकी को या बहुत सारे और खेलों को उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला जितना कि कुछ शीर्षस्थ खेलों को मिला है। वहां इतना कॉमर्स जुड़ा हुआ नहीं है, वहां उतना उद्योग, इतना व्यापार जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं ये बात एश्योर करना चाहता हूं अपनी महिला खिलाड़ियों को कि पूरा देश ये बात जानता है कि आपने कितनी लिमिटेशंस में रह के, कितनी सीमाओं में रह के और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कितनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। तो हम तुलना करने नहीं बैठे हैं कि कौन जीत गया या कौन आपसे ज्यादा मेडल ले आया। हम इस बात से खुश हैं कि आप वहां तक पहुंचे और आपने जज्बा दिखाया और आपने ये साबित किया कि लक्ष्मीबाई कोई अकेली बेटी नहीं थी इस देश की, ऐसी कई बेटियां हम हर दिन पैदा करते हैं। अच्छा, कल हमारे खिलाड़ी वापस भी आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा भी कल वापस आ रहे हैं, कैसे करेंगे उनका वेलकम? हाँ, मैं तो सोशल मीडिया पे हाजिर हूं, ट्वीट करूंगा, इंस्टा पे पोस्ट डालूंगा और मैं कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी से मिलने के लिए मेरे अंदर इतनी उत्सुकता हो, लेकिन मैं अपनी ओलंपिक की जो पूरी टीम, जितने भी लोग यहां से गए, जिन्होंने मेडल जीता, जिन्होंने नहीं जीता, मैं कोशिश करूंगा कि जाती तौर पे मैं सबसे मिल पाऊं और सबके साथ बैठ के एक कप चाय पी पाऊं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और वो तस्वीर, आप मेरा सोशल मीडिया देखते हैं, आपको शायद ही कभी मेरी तस्वीर किसी स्टार के साथ मिली हो, क्योंकि ये मेरा रोज का काम है। लेकिन जिन पे मैं गर्व करता हूं उनके साथ फोटो खिंचा के डालने में पीछे नहीं रहता। मैं तो उनके लिए 2 लाइन कुछ हो जाए मनोज, उनके लिए कुछ 2 लाइन हो जाए। मतलब आपकी कई रचनाएं रही हैं, आपकी कुछ कविताएं या आपके कुछ गीत उनमें से रहे हो जो आप उनको डेडिकेट करना चाहें। मैं वही कहूंगा कि ये लोग बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम रिसोर्सेज में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे के आए। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। और सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। बहुत खूब। और देखिए,
आप कह रहे हैं ना कि हर किसी के पीछे कहानी होती है। मीराबाई चानू हो जो कि लिफ्ट मांगकर अपने लिए प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, या फिर लवलीना और उनकी बहनें हो जिन्होंने जिद के आगे एक, क्योंकि स्विमिंग सीखनी थी तो पूरा मैदान, एक पूरा तालाब खोद डाला। तो ये वो कहानियां हैं जो अपने आप में किसी के भी अंदर वो जज्बा, वो प्रेरणा क्रिएट कर दे, मतलब पैदा कर दे। उनके लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए एक बात मैं बताऊं, हम लिमिटेशन से रोकने वाले लोग कभी रहे नहीं हैं, और ये मैं अपने खिलाड़ियों के लिए नहीं, ये मैं पूरे भारतवर्ष के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमें इस बात की जिद है कि अगर हमारी तलवार छोटी है तो हम एक कदम आगे बढ़ के वार करते हैं। वी मेक अप फॉर इट। ऐसा नहीं है कि हम बहाने बना के बैठ जाते हैं कि यार हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, हम तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, हम कुछ ना कुछ करके, एक वर्ड है जो नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है, मैं इसको बड़े पॉजिटिव लहजे में यूज करना चाहता हूं, जुगाड़। हम कुछ भी करके लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, अपना काम करके दिखाते हैं। कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन हमें रोक नहीं सकती। हाँ, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खासियत होती है ये एक जो जज्बा है जी, और ये देश इस बात में बिलीव करता है। हम मजदूरों का, खेतिहरों का, एग्रीकल्चर वाली कंट्री हैं हम, और हम इस बात में बिलीव करते हैं कि जो भी आप मिट्टी में बो दो वो दुगना, 1000 गुना, 2000 गुना होके पैदा होता है। हमने इस देश की मिट्टी में लहू के कतरे बोए हैं। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। ये बरसों का उधार था जो नीरज चोपड़ा ने चुकाया है। अच्छा, मैं आपका ट्विटर हैंडल खंगाल रही थी, एक लाइन मुझे उसमें मिली है, वो देश मेरी तेरी शान के सदके। इसे अगर आप गुनगुना दें और इसे आगे बढ़ा दें, उसके आगे भी आपने लिखा है। जी, ये मेरी फिल्म है भुज, जो आने वाली है अभी। ये भुज का एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। अच्छा, एक और लाइन मिली है मुझे, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, और मेरी यही इच्छा है कि आप उसे आगे बढ़ाएं कि ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। और ये आपने हॉकी खिलाड़ियों के लिए लिखा था शायद। बिल्कुल, ये एक चीज है, ये मैंने पहली बार ये शहीद आजम भगत सिंह के लिए लिखा था, लेकिन इतने मौके आए और मैं बहुत खुश हूं इस बात से। भगत सिंह भी जहां होंगे वो इस बात से खुश होंगे कि अगर ये मिट्टी कई और भगत सिंह पैदा करे, कई और जियाले पैदा करे, कई और जाबाज पैदा करे, और बार बार मुझे और मेरे जैसे लिखने वालों को ये मौका मिले कि हम उनकी शान में लिखें, इससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। बिल्कुल, बहुत वही देखिए शब्दों की खूबसूरती, और आज तो मौका भी ऐसा है, और हमें ये मौका हमारे खिलाड़ियों ने दिया है मनोज, कि आज आप और हम बैठकर बात कर रहे हैं। आप अगर उनके लिए कोई लाइन कह रहे हैं या मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ, ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारे खिलाड़ियों को, हमारे उन हीरोज को जो असली हीरोज है हमारे देश के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हीरोज हैं शीरी। क्योंकि देखिए एक चीज है, हमने बहुत बड़ी गलती कर ली कि हमने पर्दे को हीरोइज्म मान लिया। हम सब अभिनेता हैं, मैं भी अपनी तरह से अभिनेता ही हूं। मैं जो लिख रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें लिख सकता हूं, लेकिन क्या मेरे अंदर ये गट्स है कि मैं सरहद पे जाके एक गोली अपने सीने पे खा पाऊं? क्या मेरे अंदर कोई सौरभ कालिया छुपा है? क्या मेरे अंदर कोई विक्रम बत्रा है? क्या मेरे अंदर कोई अनुज नायर है? सिर्फ शब्दों में है। असली हीरोज ये हैं जो वाकई वॉर फ्रंट पे जाते हैं, जो मिट्टी पे खड़े होते हैं, जो रणभूमि में लड़ते हैं, जो नीरज चोपड़ा की तरह और मीराबाई की तरह हमारे लिए पदक लेके आते हैं। ये हमारे हीरोज हैं। इट्स हाई टाइम के इस देश को पहचान हो जाए कि असली हीरो कौन है, फिल्मी हीरो कौन है। हम सबकी आप इज्जत करें ना करें, हमें आप हाशिए पे डाल दें, हमें आप दूर खड़ा कर दें, लेकिन इनकी इज्जत आपने जिस दिन नहीं की, उस दिन आपने मिट्टी का हक अदा नहीं किया, आपने हिंदुस्तानी होने का हक अदा नहीं किया। अच्छा मनोज जी, हमने रिकॉर्ड भी तोड़ा है इस बार ओलंपिक में। हमने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर इस बार 7 मेडल भारत के नाम किए हैं। ये खिलाड़ियों की ही मेहनत थी, क्योंकि उन खिलाड़ियों ने अपना जज्बा
कायम रखा और शायद वही वो मौका था कि वहीं से जीत की शुरुआत हो गई। हाँ, आप देखिए, हमने 6 को बीट किया, हम 7 तक पहुंचे और ये देखने में शायद एक बहुत मार्जिनल सी विक्ट्री लगती है कि ठीक है 6 से हम 7 पे पहुंचे, लेकिन 6 से 7 पे पहुंचे, गोल्ड लिया। 8 साल बाद हम गोल्ड लेके आए। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है। देखिए क्या होता है, जीत क्यों इंपॉर्टेंट है? जीत इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि हम पदक तालिका में अपना स्थान देखें और खुश हो जाएं। ये तो शायद कुछ दिनों बाद बातें न्यूज में, मीडिया में, हर जगह और खबरें आ जाएंगी और समाचार आ जाएंगे। जीत इसलिए बड़ी है कि आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करे, नए हीरोज पैदा करे। जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको क्रिकेट में बहुत सारे हीरोज नजर आते हैं, सलाम उनको, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है। लेकिन जब हमें एथलेटिक्स में, जब हमें हॉकी में, जब हमें जिम्नास्टिक्स में, जब हमें फुटबॉल में, इवन जब हमें हीरोज नहीं मिलते ना, तो हमारी आने वाली नस्लें कमजोर होती हैं। उनका ध्यान नहीं जाता कि हमें ये खेल खेलने चाहिए, हमें यहां भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। मेरे लिए ये जीत सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि हमने हेरोइज्म का सबक पढ़ा दिया आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशंस को। अब वो जानते हैं, हमारी बिटिया है कहीं खड़ी होगी, वो जानती है कि मुझे मीराबाई जैसा बनना है। हमारा बेटा है, वो बोलेगा हमें नीरज चोपड़ा बनना है। ये जो किया है ना, इसके लिए मैं समझता हूं कि 3 चीयर्स टू द होल ओलंपिक टीम। और हिंदुस्तान का माथा, हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से चमक रहा है। भारत में जितना नाज करे आप पे वो कम है। बिल्कुल, और आज हम गर्व महसूस कर भी रहे हैं। देखिए, ये तो हम असली हीरोज़ की क्योंकि बात कर रहे हैं। एक हीरो वो जो चाहे देश हो चाहे विदेशी मैदान हो, वहाँ जाकर भारत का मान ऊंचा करते हैं, बढ़ाते हैं। हमें आज उन हीरोज़ को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी बदौलत आज और हम आज आज़ाद भारत में बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं। 75 साल आज़ादी के पूरा होने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों बाद हम 15 अगस्त पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज हम उन हीरोज़ का भी जिक्र करना चाहते हैं। मनोज, बिल्कुल। देखिए, मुझे बहुत, मैंने अभी कुछ लोगों के नाम लिए आपके सामने, मुझे बहुत सारे लोग याद आते हैं। मुझे, अगर मैं बोलने पे आऊँगा तो शायद ये पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे मंगल पांडे याद आते हैं, मुझे तात्या टोपे याद आते हैं, मुझे नाना साहेब याद आते हैं, मुझे बहादुर शाह जफ़र याद आते हैं। वो बहादुर शाह जफ़र जब 1857 के संग्राम में जब उनके पास गए लोग और बोला कि आप इसकी बागडोर संभालें, तो वो जफ़र जो बूढ़े हो चुके थे उस वक्त, जिनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो किसी क्रांति का हिस्सा नहीं बन सकते थे, लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर कोई क्रांति है तो उस क्रांति का मैं हिस्सा बनूंगा, मैं उसकी बागडोर संभालूंगा। मुझे याद आता है कि उनको बाकायदा इनकलाब की कसम दिलाई गई, क्रांति की कसम दिलाते हैं, उनको कसम दिलाई गई और काजी आया, जैसे निकाह पढ़वाया जाता है। काजी ने बहादुर शाह जफर से कहा कि बादशाह आप ये कसम लें कि इस मुल्क से महबूबा की तरह मोहब्बत करेंगे। बहादुर शाह जफर ने डांट दिया, चीख पड़े। बहादुर शाह बोले ये मुल्क को मां कहने वाली सरजमीन है, हम इसको महबूबा नहीं कह सकते। काजी ने पलट के जवाब दिया कि माफ करें बादशाह, लेकिन कोई अपनी मां के इश्क में दीवाना नहीं होता, जंगलों, सहराओं, पर्वतों से नहीं लड़ता। आज जरूरत है कि जो मोहब्बत कैस ने लैला से की, जो मोहब्बत रांझे ने हीर से की, वही मोहब्बत को इस देश की मिट्टी से करे। और जैसे वो लोग अपनी माशूका के लिए फना हो गए, वैसे कोई इस देश की मिट्टी के लिए मर मिटे। बहादुर शाह को यह बात समझ में आई कि सर कटाने के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये कहानी हम क्यों भूल गए हैं कि रंगून जेल में क्या हुआ था। रंगून की जेल में इस बूढ़े बादशाह के सामने उनके बेटों के कटे हुए सर नाश्ते में परोस दिए गए थे कि तुम्हें इनकलाब लाना था ना, तुम्हें क्रांति लानी थी ना, ये देखो तुम्हारे बेटों के कटे हुए सर रखे हैं। एक अंग्रेज अफसर था रंगून जेल में जो उर्दू बोलता था और वो जानता था कि बहादुर शाह जफर शायर भी हैं। तो वो अंग्रेज अफसर बहादुर शाह की तरफ देख के बोलता है कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और बहादुर शाह जफर जिसके आगे बेटों के कटे हुए सर रखे थे, वो सर बुलंद करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवाज चली गई मेरी? हेलो? नहीं मनोज जी, मैं सुन रही हूँ आपको, मैं सुन रही हूँ आपको, आवाज पूरी आ रही है। मनोज जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। अच्छा, मैं अब आपसे एक पूछना चाहती हूँ, भारत का युग आने वाला है, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं एक बात खत्म कर दूं कि बहादुर शाह जफर कहते क्या हैं? अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर इस सवाल का भी मेरे जवाब दीजिएगा। आखिरी बात कहते हैं ना, जब उसने बोला कि
जी, जब अंग्रेज अफसर ने बोला कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर जो खुद को गाजी कहते थे, योद्धा कहते थे, जफर कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक बजेगी तेग हिंदुस्तान की। और बजी, तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की तेग बजी और हम आजाद हुए। ये कहानियां याद आती हैं आज। बहुत सी कहानियां, और उन किस्से कहानियों को हम याद भी करेंगे, लेकिन अब मैं उसकी बात कर लेती हूँ। भारत का युग, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, और क्या उस भारत के युग में हम मनोज मुंतशिर को देखेंगे? किस तरह से देखेंगे? मैं बहुत गर्व से ये बात अनाउंस करना चाहता था, और आपने यहां पूछ लिया तो मैं यही बता देता हूं कि भारत का युग एक सीरीज लेकर मैं एबीपी न्यूज पे आ रहा हूं। ये सीरीज क्यों स्पेशल है और क्यों मेरे पास हजारों चीजें होती हैं करने के लिए, मैंने क्यों इसी एक चीज पे हाथ रखा, उसकी एक वजह है। हम अपने इंडिया को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी नारेबाजी में हम ये भूल जाते हैं कि कहां कहां सुधार की जरूरत है, कहां कहां कमियां हैं, कहां कहां हम और इंप्रूव कर सकते हैं। मैं इस शो के जरिए जितना बड़ा जो एक देशभक्ति का जज्बा है वो हर किसी के अंदर है, मैं कोई अकेला देशभक्त नहीं हूं, मुझे सुनने वाले मुझसे बड़े देशभक्त हैं। ये 135 करोड़ हिंदुस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इनके सामने आऊंगा और इनको बताऊंगा कि आपका भारत महान क्यों है और भी ज्यादा महान कैसे बन सकता है। हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हैं, विश्व गुरु कैसे बने, कैसे वहां तक पहुंचे। जितना मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी मालूमात है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके दम पे मैं इस शो में कुछ कहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप देखें। हम बहुत जल्द इस शो को शुरू करने वाले हैं और कमिटमेंट ये है कि पूरा लगभग 1 साल तक हम इस शो के साथ रहेंगे। यानी भारत की महानता क्या है, भारत को क्यों महान देश कहा गया है, और क्या उसका इतिहास रहा है, उसकी झलक और उसका पूरा एक सार हम इस शो में देखेंगे। मनोज, बिल्कुल आप देखेंगे, क्योंकि महानता, देखिए इतिहास जानना क्यों जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। इतिहास जानना गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना नहीं, दबे हुए खजाने खोदना है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। जो अपनी हिस्ट्री भूल जाता है उसकी ज्योग्राफी मिट जाती है। आप उठा के देख लें, इतने आपको देश मिलेंगे पर्शिया से लेकर मेसोपोटामिया तक, जिनकी हिस्ट्री ही खत्म हो गई, जिनकी ज्योग्राफी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। हम हिंदुस्तानी, जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो भी हमारी लेगेसी है, हमें क्या पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और दुनिया का सबसे नौजवान देश दोनों हम ही हैं। क्या हम जानते हैं ये? इतना डेडली कॉम्बिनेशन मुझे कोई लाके बताए। इतने सारे देश हैं दुनिया में, कोई आके बोल दे कि ये वाला जो एक कॉम्बिनेशन है ये कहीं और होता है। सबसे पुरानी संस्कृति, 10,000 साल का जो रिटन जो हिस्ट्री है वो हमारे पास है, 10,000 साल पुरानी। कहते हैं लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है। चलिए हम उतने की बात नहीं करते जितना पेपर पे है, जितना कागज पे है, जिसपे कोई बहस नहीं करता, उतने की बात कर लेते हैं। 10,000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी, और सबसे नौजवान देश है इस दुनिया का। हम जो ना कर जाएं वो कम है। कोई लिमिट नहीं है, स्काई भी लिमिट नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार होगा सभी को, एबीपी के दर्शकों को भी, उस किस्से कहानियों से भरी और उस शानदार शो के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका मनोज मुंतशिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।